एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ मौजूद हूँ। उस चैप्टर का नाम है धातु। ठीक है, ये धातु चैप्टर जो है, जो हम लोग समझेंगे कि धातु होता क्या है और धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में कौन सबसे पहले आता है, उसके बारे में समझेंगे। और साथ साथ ये भी समझेंगे कि धातु के भौतिक गुण क्या है और धातु की पहचान कैसे की जा सकती है। ठीक है ना, वो सारी बात हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं धातु क्या है। देखिए, धातु वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन खो करके धनात्मक आयन बनाती है। ठीक है, एवं इनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन समझना है, इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे Fe लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सोडियम। ठीक है, ये है लोहा। Fe का मतलब लोहा समझना है, Al से एल्युमिनियम, Cu से कॉपर, Zn से जिंक और Na से सोडियम समझना है। ठीक है, अब देखिए धातु के जो भौतिक गुण हैं, ठीक है, भौतिक गुण कहने का मतलब जो बाहर से ही, किसी वस्तु के बाहर से ही दिखाई दे, स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है ना, या उसका बाहरी वातावरण से जो उसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना, तो उस परिवर्तन को ही हम लोग कहेंगे भौतिक गुण। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे कि धातुएं जो है आघातवर्ध होती है। देखिए, आघातवर्ध का मतलब क्या होता है। देखिए, आघात का मतलब होता है चोट, पीटना। ठीक है, तो जब किसी चीज़ पर हम आघात करते हैं ना, वो फैल जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, पतले पत्थर के रूप में हो जाता है, तो उसके लिए हम शब्द का यूज करते हैं आघातवर्ध। ठीक है, तो धातुएं जो है आघातवर्ध होती है, यानी आघातवर्धनीय होती है। जैसे लोहा को आप लोग देखे होंगे, कॉपर को देखे होंगे, सोना को देखे होंगे, ठीक है, सिल्वर को देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये सभी धातु हैं और सभी आघातवर्धनीय होते हैं। देखे होंगे लोहा जो है, लोहा को पीट करके पतला चादर के रूप में बना देता है। ठीक है, पतला चादर के रूप में बना देता है। देखे होंगे कि लोहा को ही पीट करके कई बार हंसुआ बना देता है, जो घास उस काटने में आता है। लोहा को ही पीट करके खुरपी बना देता है। ठीक है, तो लोहा क्या है, आघातवर्धनीय, तभी तो उसको पीट करके उसको दूसरा आकार दिया जा सकता है। उसके बाद कॉपर का वायर आता होगा, देखिए होंगे बहुत सारा कॉपर का वायर पतला होता है, मोटा होता है, उसको पीट करके पतला वायर में और लंबा कर दिया जाता है। ठीक है, एयू कहने का मतलब है सोना जो है, देखे होंगे कि बहुत कम मात्रा में ही सोना को लेकर के बड़े से बड़े गहना को बना देता है, लंबा पतला तार भी बना देता है। ठीक है ना, तो ये सब किसके कारण है, तो आघातवर्धनीय के कारण ही है। ठीक है, उसके अलावा चांदी का भी यही हाल है। अब देखिए, धातु तन्य होती है। तन्य का मतलब उसको हम खींच करके लंबा पतला तार में बदल सकते हैं। ठीक है क्या, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे तन्य है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है। देखिए, धातु जो है, धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होती है। देखे होंगे कि जितने भी कॉपर के वायर हैं, एल्युमिनियम के वायर हैं, ठीक है ना, उसी से वायर बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, विद्युत में यूज किया जाता है, बिजली में यूज किया जाता है, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, या ऐसे भी मजाक में समझिएगा, हकीकत में नहीं लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई पतला सा वायर ले रहे हैं, ठीक है, और उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। 2 वायर ले लेते हैं, कॉपर का या एल्युमिनियम का, ठीक है, या कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं, बैटरी से दोनों साइड से जोड़ करके उसे एक बल्ब से जोड़ते हैं। अगर बल्ब जलने लगता है, ठीक है ना, बल्ब जलने लगता है, तो समझेंगे कि जो तार हमने यूज किया, जो वस्तु यूज किया है बैटरी के अलावा, वो जो है विद्युत का धातु का सुचालक है। ठीक है, बोर्ड में लगाकर मत चेक कीजिएगा। ठीक है, बोर्ड में लगाकर चेक कीजिएगा तो झटका मारेगा, जो असहनीय हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए बोर्ड में जो बिजली का बोर्ड होता है, उसमें किसी प्रकार की चीज़ को डाल करके चालक और सुचालक का जांच करने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो धातुएं होती है, विद्युत के सुचालक होती है और साथ साथ उष्मा का भी। देखे होंगे खाना वगैरह बनता है, ठीक है, तो जो पार्ट खाना बनने वाले बर्तन में रहता है वो तो गर्म होता ही है, साथ साथ उसके पीछे वाला डंटी जिसको हम लोग पकड़ के खाना वाना चलाते हैं, वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो प्रायः जो है वो धातु का बना होता है, इसलिए गर्म हो जाता है, और धातु में उष्मा का चालन होता है, इसलिए जो है ये धातु गर्म हो जाती है, यानी उष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, अब आता है इसमें धातुई चमक होती है। देखिए, धातुई चमक आने का मतलब जितने भी धातु है ना, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक विशेष प्रकार का उसमें से प्रकाश आता है, चमक आता है, दूर से ही दिखने पर ही पहचान में आ जाता है, तो उसी चमक को हम लोग कहते हैं धातुई चमक। ठीक है,
तो धातुओं में क्या होता है, धातुई चमक होती है। जैसे देखे होंगे सोना जो है पीला चमकता है, उसके अलावा कॉपर हल्का लाल चमकता है, एल्युमिनियम उजला चमकता है, लोहा भूरा चमकता है, ठीक है ना। यही जो है जो इनकी चमक है उसी को हम कहते हैं धातुई चमक, ठीक है। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो धातुएं होती है वो सभी कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक आप याद रखिएगा पारा, पारा जो है यानी Hg, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके लिए आप एक याद रखिएगा अपवाद के रूप में कि ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये क्या होता है, ये विद्युत का इसमें जो है यहाँ धातुई चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट में याद रखिएगा, ग्रेफाइट में धातुई चमक नहीं होती है, लेकिन ये जो है विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है, ठीक है। अब आता है धातुएं सोनरस होती है, और उससे पर देखिए धातु के घनत्व, क्वथनांक और गलनांक ये तीनों जो है उच्च होते हैं, ठीक है। धातु का घनत्व भी ऊंचा होता है, क्वथनांक भी ऊंचा होता है और गलनांक, यानी जिस तापमान पर कोई वस्तु जो है द्रव अवस्था में आ जाता है उसको हम कहते हैं, उस तापमान को कहते हैं गलनांक। और जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, उबलने की स्थिति में आ जाता है, उसको हम कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो आप समझिएगा कि जो धातु है उसका घनत्व भी ऊंचा होता है, क्वथनांक भी ऊंचा होता है, गलनांक भी ऊंचा होता है। मतलब उसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उबालने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो समझिएगा कि वो क्या है, धातु है, ठीक है। अब आता है धातुएं सोनरस होती है। धातु में एक प्रकार की विशेष ध्वनि पाई जाती है। थोड़ा आप इस पर चोट मारिएगा ना तो कुछ समय तक वो गूंजता है आवाज़, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप का आवाज़ आते रहता है, ठीक है। कुछ धातु का नोट कीजिएगा तो थोड़ा अलग आवाज़ आएगा, फिर दूसरे धातु को नोट कीजिएगा थोड़ा सा आवाज़ अलग आएगा, और वो आवाज़ हो क्या होगा कि थोड़ा समय तक रहेगा, कुछ सेकंड तक रह गया, मिनट तक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी ध्वनि को हम लोग कहते हैं सोनरस या धातुई ध्वनि कहते हैं। तो ये गुण किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है, ध्यान रहेगा। और एक चीज़ था कि धातु जो है उस सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस के लिए तो हम बताए हैं Hg जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सोडियम है, सोडियम धातु है लेकिन ये मुलायम होता है, ठीक है, मुलायम होता है। और साथ साथ ये इतना मुलायम होता है कि इसको हम चाकू से काट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है, ध्यान रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि धातु की जो क्रियाशीलता है हाइड्रोजन के साथ कैसी है। बहुत ऐसे धातु जो होती है हाइड्रोजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो उसको सर्वाधिक सक्रिय धातु कह सकते हैं। और बहुत ऐसे धातु है जो बहुत कम क्रियाशील होती है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, उसको अक्रिय धातु कह सकते हैं, या ऐसे कहेंगे कि वो सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है पोटेशियम का। पोटेशियम का संकेत K है, और ये जो है सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। उसके बाद बेरियम आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, उसके बाद निकेल, टीन और सीसा, ठीक है। ये जो है क्रियाशील धातुओं का नाम है, उसका संकेत है। यहाँ कम क्रियाशील धातुओं का नाम दिया गया है, जैसे कॉपर है, पारा है, चांदी है, सोना है। अब इसको थोड़ा हम समझेंगे। जैसे कॉपर सबसे ज़्यादा है, कॉपर क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। और वहीं यहाँ पर देखा जाए Au यानी सोना जो है, सोना क्या है, सबसे कम है, सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाला पोटेशियम K और सबसे कम वाला सोना Au, ठीक है, होता है। अब इसको हम कैसे एक श्रेणी में याद करेंगे, याद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उससे पहले ये बात समझिए कि कोई पूछे कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है कि सोडियम, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये ऊपर आया है कि तो कैल्शियम जो है ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, और सोडियम कम है, ठीक है ना। एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है कि कैल्शियम, तो कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है और एल्युमिनियम कम है, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ना, तो क्रियाशीलता घट रहा है। क्रियाशीलता क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक जाइएगा तो ये सबसे ज़्यादा, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, ऐसा लगातार चलता जाएगा, ध्यान रहेगा। अब देखिए, अब इसको हम याद कैसे करेंगे परमानेंट, या कम से कम एग्जाम तक कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे पहले आया पोटेशियम। पोटेशियम से आप याद रखिए इसका संकेत क्या होता है, के से हो सकता है कि आपके किसी दोस्त का नाम हो, मित्र का नाम हो, या हमारा ही नाम है के से कुंदन, ध्यान रखना ना। तो हम सबसे पहले हैं, यानी क्रियाशील सबसे ज़्यादा के पोटेशियम है, ठीक है ना। उसके बाद बी से किसी का नाम याद रख लीजिए, या
सॉरी सी से किसी का नाम ले लीजिए या एन से किसी का नाम ले लीजिए, ठीक है ना। तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं या भोजपुरी में इसको ऐसे बोलकर याद कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं का बा, का ना। देखिए 5 याद हो गया। का के से का, बा से बेरियम, का कैल्शियम, ना सोडियम, ठीक है। तो का बा का ना, भोजपुरी क्या रहता है ना, का बा का ना। तो 5 वैसे ही याद हो गया, का बा का ना, ठीक है। तो यहाँ तक का खेल खत्म। का बा का ना, का से समझना है पोटेशियम के जो है, का से कैल्शियम मत याद कीजिएगा कि पोटेशियम, इसमें आ जो है खत्म कर देना है, नहीं रखना है, साइलेंट रखना है। क बा का ना, क बा का ना, ठीक है। तो के से क, के से पोटेशियम, बी ए से बेरियम और सी ए से कैल्शियम, एन ए से सोडियम। 5 वही हो गया। अब यहाँ से क्या बोलना है कि जो है बोल देना है, का बा का ना। तो मैग्नीशियम बा, एल्युमिनियम बा, जिंक बा, लोहा बा और निकेल बा। मैग्नीशियम बा, एल्युमिनियम बा, जिंक बा, लोहा बा और निकेल बा। और साथ साथ टीन के चश्मा बा, ठीक बा, टीन के चश्मा बा। का बा का ना, तो मैग्नीशियम बा, एल्युमिनियम बा, जिंक बा, लोहा बा और ये निकेल बा, टीन के चश्मा बा। टीन और सी से शीशा, शीशा चश्मा बनला ना, तो टीन के शीशा बा, चश्मा बा, ठीक है। तो याद हो जाएगा, 2-4 बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। 2-4 बार ध्यान दे दीजिएगा तो पक्का दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, का बा का ना, ये तो 4 हो ही गया, 4 हम 5 बोल रहे थे, 4 यहाँ हो गया है। अब क्या है, तो मैग्नीशियम, मान लीजिए कि मैगी बा, का बा का ना, मैगी, एल्युमिनियम, ठीक है ना, या मैग्नीशियम बोल लेना है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, यानी फेरस। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, ठीक है ना। निकेल बा और टीन के चश्मा बा या टीन के शीशा बा, ठीक है, टीन के चश्मा बा या शीशा। अब इसके बाद देखिए, ये जो कम क्रियाशील है इसको कैसे याद रखेंगे। अब हल्का अंदाजा लगाइए, कॉपर जो है यानी तांबा, ये सबसे सस्ता होगा इन चारों में। उससे महंगा पारा होगा, उससे महंगा चांदी होगा, उससे महंगा सोना होगा। तो जो सबसे ज़्यादा महंगा है ना, वो कम क्रियाशील है। ये चारों में सबसे ज़्यादा महंगा कौन है, सोना है, तो वो कम क्रियाशील है। उससे थोड़ा सस्ता चांदी है, थोड़ा नहीं बहुत सस्ता कहेंगे, या ऊपर से नीचे कर दीजिए। तांबा से थोड़ा महंगा पारा है, तो तांबा जो है कम क्रियाशील है, पारा से ज़्यादा है। तांबा कम क्रियाशील है लेकिन पारा से ज़्यादा है। अब इससे ही थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा महंगा है, तो चांदी ज़्यादा क्रियाशील है लेकिन पारा से कम, पारा से कम। उससे बहुत ज़्यादा महंगा है सोना, तो ये बहुत ज़्यादा अक्रिय है, कम क्रियाशील है, ठीक है ना। यानी सर्वाधिक सबसे कम क्रियाशील कोई धातु है तो वो है सोना, ठीक है। तो याद हो जाएगा, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। चांदी सोना का स्थान पर एक के साथ है, आप ध्यान रखिएगा कि चांदी से ज़्यादा कम क्रियाशील सोना है, ठीक है। चांदी ज़्यादा क्रियाशील है और सोना कम क्रियाशील है, सबसे कम सोना को याद रखिएगा। तांबा और पारा, तो तांबा को आप मान लीजिएगा ये पारा से ज़्यादा क्रियाशील है और पारा जो है कम क्रियाशील है तांबा से, ध्यान रहेगा। तो ये याद हो गया होगा। दाम से आप याद कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप ऐसे समझिएगा कि कॉपर ये सस्ता है, उसके बाद सस्ता में उससे थोड़ा महंगा Hg है, पारा है, और उससे महंगा एल्यूमिनियम है, सॉरी अर्जेंटम या चांदी कहिए, और अब सोना है, ठीक है। तो ये कॉपर, पारा और ये जो अर्जेंटम और ये सोना है, औरम है, तो ये सबसे इन चारों में सबसे सस्ता ही है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ही है। इन चारों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील यही है। उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे कौन होगा, कम तो होगा सोना होगा, ध्यान रहेगा। तो दाम के हिसाब से याद कर लीजिए, ध्यान रहेगा। चलिए एक बार इसको रिपीट कीजिए। देखिए आप इतना रिपीट कर लीजिए, इतना बार पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए, बैठ जाए, बुढ़ापा तक ये दिमाग से ना उतरे, ठीक है। तो फिर से देखते हैं। धातुएं तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है एवं इसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सोडियम आदि, ठीक है। धातु का जो भौतिक गुण है यहाँ लिखा गया है। धातुएं आघातवर्धी होती है, बताए हैं कि इसको पीट करके इससे धातु को बढ़ाया जा सकता है।
किसी तत्व को अगर बढ़ाया जा सकता है तो धातु है। धातुएं तन्य होती है। तन्य में हम बोले हैं कि सोना चांदी इत्यादि तन्य होती है, उसको खींच करके बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। सर्वाधिक तन्य धातु में आपको सोना को याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक तन्य धातु में सोना को याद रखना है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है, ठीक है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है, ठीक है। इसमें अपवाद के रूप में बताए थे ग्रेफाइट जो है, सॉरी याद रखिए, इसमें अपवाद नहीं है। इसमें धातुओं में जो है ना धातुई चमक होती है। इसमें कहने का मतलब धातुओं में धातुई चमक होती है, तो ये धातुई चमक का अपवाद है ग्रेफाइट, ठीक है। यानी ग्रेफाइट में कोई चमक नहीं होता है। और ग्रेफाइट के साथ साथ एक और आयोडीन याद रखिएगा, आयोडीन। आयोडीन में जो है ना धातुई चमक नहीं होती है, ठीक है। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं जो है ना प्रायः कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर जो 37-38 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो उसमें जो है यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें एक अपवाद बताया गया है पारा, Hg, ठीक है। धातुओं के घनत्व, क्वथनांक एवं गलनांक ऊंचे होते हैं, ठीक है। धातुएं सोनरस होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, ठीक है ना, जिस ध्वनि को ही कहते हैं सोनरस, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि सबसे मुलायम धातु कौन है, सोडियम है, बहुत मुलायम होता है। ऐसे इसको माटी तेल के अंदर रखा जाता है क्योंकि क्रियाशील धातु होता है। देख रहे हैं क्रियाशीलता श्रेणी में ये चौथे नंबर पर आ रहा है, इसलिए इसको माटी तेल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और ये मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्रियाशीलता श्रेणी बता रहे थे का बा का ना, ठीक है। मतलब के से पोटेशियम, बी से बेरिलियम, सी से कैल्शियम, एन से सोडियम, एम से मैग्नीशियम। यहाँ तक तो याद हो गया काबा काना। यहाँ से मैग्नीशियम बा, एल्युमिनियम बा, जिंक बा, लोहा बा। मैग्नीशियम बा, एल्युमिनियम बा, जिंक बा, लोहा बा और निकेल बा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और निकेल। उसके बाद टीन के चश्मा बा। तो जो मेहनत आपको करना है यही कर लेना है थोड़ा सा, बाकी ये 6-7 तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आप दाम से इसको याद कर सकते हैं। तांबा से महंगा पारा है, पारा से महंगा चांदी है, चांदी से महंगा सोना है। तो तांबा जो है ये सस्ता है, तो ये अधिक क्रियाशील है पारा से। पारा से ज़्यादा महंगा चांदी है, तो चांदी अधिक क्रियाशील है पारा से, ठीक है। और चांदी से ज़्यादा महंगा सोना है, तो सोना कम क्रियाशील है चांदी से, ध्यान रहेगा। तो इस तरह से जो है ना आपके दाम के हिसाब से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, सॉरी इसमें एक और चीज़ बाकी बताना है। देखिए अब हम इसको कैसे, ये जो बात यहाँ लिखा गया है कि धातु के कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम समझेंगे। ये क्या है, देखिए आपको याद होगा तत्व एवं उसके परमाणु संख्या, तो उसके आधार पर हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व धातु नहीं है, यानी अधातु है या उपधातु है, ठीक है। देखिए जैसे हम लेते हैं सोडियम, सोडियम के बाद लेते हैं कैल्शियम, उसके बाद लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या आप जानते हैं कितना होता है, 11, कैल्शियम 20 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, ठीक है। क्लोरीन 17 होता है, ठीक है ना, ये परमाणु संख्या है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे होंगे जो नंबर के ऊपर लिखा जाता होगा, जिसमें हम बताए थे कि पहले कक्षा में 2 रहता है, KLMNO कुछ करके बताया गया था, KLMNO, ये कक्षा का नाम है, ठीक है। आप जानते हैं कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु में एक बीच का स्थान होता है, केंद्र होता है, केंद्रक, जिसको नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। देखिए तो नाभिक में 2 प्रकार के कण रहते हैं, एक को बोलते हैं प्रोटॉन यानी प्लस वाला रहता है, एक न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोई भी नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और कौन रहेगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस खंड में चक्कर लगाता है ना, उसी का नाम यहाँ पर KLMN कुछ करके दिया गया है, KLMNO दिया गया, ध्यान रहेगा। बात समझ रहे ना। यानी जैसे मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहला कक्षा हुआ, दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, तो इसका नाम रखेंगे KLMN, ऐसे रखेंगे। तो प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो नियत रहता है। जैसे पहले में 2 रहेगा, दूसरे में 8 रहेगा, फिर 18 रहेगा, फिर क्या रहेगा 32, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, फिक्स रहती है। उसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं
संख्या के रूप में, जो देखिए तो पहले कक्षा में 2 रह सकता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में KLMN 32। वो वाला बाद में देखा जाए, 4 ही होता है ना। देखिए तो यहाँ समझिएगा, तो इसमें जो है इसमें से 2 को यहाँ दे दिया गया। आप समझिएगा कि किसी भी परमाणु कोई जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या करने का मतलब है कि इस परमाणु में उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन है। यानी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होगा। 20 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु संख्या 20 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 20 गो इलेक्ट्रॉन है। इसका परमाणु संख्या 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दूसरे में कितना जाएगा 8। अब बाकी कितना बच गया, 2 8 10, कितना बच गया 3, 11 है यहाँ पे 3 बच गया। देख रहे हैं ना, ये जो बाह्यतम कक्षा है किसका, सोडियम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखिए इसको अगर हम 2 देते हैं, फिर 8 देंगे, 8 देंगे तो फिर कितना हो देंगे 2, तो 2 8 10 8 18 2 20, 20 हो गया। इसके बाद हम कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 8 कितना देंगे यहाँ पे, 2 8 10 2 12, इसको कितना देंगे 2 8 और कितना देंगे 7, 2 8 10 7 17, 2 8 10 2 12। ठीक है, ये सब क्या है, बाह्यतम कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा है इस तत्व का, तत्व के परमाणु का। ठीक है, तो देखिए अष्टक का रूल कहता है कि प्रत्येक बाहरी कक्षा जो है ना, वो या तो अपना जो है कक्षा पूरा करना चाहता है। ठीक है, पूरा करने के लिए वो जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉनों को या तो त्याग करता है या तो ग्रहण करता है। ठीक है, तो जब वो त्याग करता है ना, दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब वो धनायन हो जाता है। ठीक है, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। जैसे आप खुद सोचिए कि आप धनी हैं, पैसे वाले हैं, तभी तो कुछ किसी को दे पाइएगा। तो धनी आदमी ही क्या करेगा, कुछ देगा, यानी इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, धनी है, दूसरे को देगा, इसलिए इसको हम कहेंगे कि धनायन है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है तो ये किसी को देगा तो क्या हो जाएगा, धनायन होगा। क्यों देगा, आप जरा सोचिए कि इसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये चाहता है कि लास्ट कक्षा में 8 हो जाए, या तो अपना त्याग करके दूसरी कक्षा का स्थान प्राप्त कर ले, और दूसरी कक्षा में पहले से ही 8 रहता है। ठीक है, तो अगर ये 2 छोड़ देगा तो इसका बाह्यतम कक्षा समाप्त होकर के अब ये बाह्यतम कक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बाह्यतम कक्षा समाप्त होकर अब ये वाला बाह्यतम कक्षा हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब त्यागेगा तभी होगा। ठीक है, तो त्याग कितना करेगा, 2। ठीक है, अब अगर ये चाहे तो 6 ले भी सकता है, 2 त्यागने के बजाय 6 ले सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, दोनों में कौन सा काम आसान है, त्याग देना। 2 को त्याग देना इसके लिए आसान है, 6 लेना कठिन है, चूंकि संख्या में ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि इसमें त्यागने की प्रवृत्ति होगी, इसमें भी 3 त्यागने की प्रवृत्ति होगी, 5 प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, 5 ज्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास 7 है, तो 7 त्यागने के बजाय 1 लेना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये जब ले रहा है किसी से तो ये ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, धनायन होगा। ये सब क्या हो जाएगा, धनायन होगा। ये 2 को लेगा, 2 को त्यागेगा तो डबल रहेगा, डबल प्लस लिखिए, 2 प्लस लीजिए, इस पर भी 2 प्लस रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ना ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जब त्याग करेगा तो ये धनायन हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी मात्रा में ये त्याग कर रहा है ना, ठीक है ना, जितनी मात्रा में त्याग करता है, इसी को हम आगे चल करके संयोजकता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला भी गया है परिभाषा में कि धनात्मक आयन होता है, त्याग रहा है इसलिए धनात्मक है। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं 2 2 3। ठीक है, 2 2 3, 1 भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी धातु है उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, धातु है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि बाह्यतम कक्षा दिखाई भी दे रहा है, धनायन क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, त्यागने की प्रवृत्ति रख रहा है, इसलिए जो है धनायन बनाता है। ध्यान रहेगा। तो आशा है कि आपको अब जो है धातु पहचानना आसान हो जाएगा, आप धातु को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी तत्व हैं उसको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है धातु अधातु के रूप में वर्गीकृत करके लिखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ
कमेंट सेक्शन में सलाह सुझाव भी लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें कोई त्रुटि हो, कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।